नमस्कार, जोहार। और भी है राहें में मैं कीर्ति चौहान आपका स्वागत करती हूँ। जब मैं छोटी थी और स्कूल में थी तो हमारी क्लास टीचर हमसे पूछती थी कि सभी बच्चों को बड़े होकर के क्या बनना है, तो मुझे याद है मैंने कहा था टीचर। उम्र के एक पड़ाव पर आकर के मैंने लोगों को कहा कि मैं डॉक्टर बनूंगी, और एक समय पर मैंने शायद ये भी कहा है कि मुझे लॉ करना है। बदलते उम्र के साथ मेरे करियर गोल्स भी बदल गए, और मुझे ये बात पता है कि मुझ जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैं इकलौती नहीं हूँ जिसे इतनी सारी कन्फ्यूजन हुई है करियर को लेकर के। इसी कन्फ्यूजन को दूर करता है दूरदर्शन झारखंड का ये कार्यक्रम और भी है राहें, जिसमें कि हम अलग अलग सब्जेक्ट्स और अलग अलग कोर्सेज़ के बारे में जानकारी लेकर के आते हैं। हर हफ्ते हम एक ऐसे मेहमान को बुलाते हैं जो उस पर्टिकुलर करियर फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। उनसे उस विषय की पूरी विस्तारित जानकारी लेते हैं प्रश्नों के माध्यम से, और उसके सारे जवाब आप तक पहुंचाते हैं। आज इसी कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं जियोलॉजी में करियर की संभावनाओं के बारे में, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रंजीत सिंह जी, जो कि जियोलॉजी डिपार्टमेंट में एचओडी हैं मॉडल कॉलेज में, राजमहल साहिबगंज में। तो चलिए अब चलते हैं और उनसे इस विषय पर चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि जियोलॉजी जो है उसमें किस चीज़ की पढ़ाई होती है? सबसे पहले मैं दूरदर्शन झारखंड रांची को मैं आभार प्रकट करता हूँ कि जियोलॉजी जो विषय है उसके बारे में विस्तार से छात्र छात्राओं को और आम लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को भी जियोलॉजी के बारे में बहुत पता नहीं है। तो इसके लिए आपने किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। देखिए, जियोलॉजी जो दो शब्दों से बना है, जियो और लोगस। जियो मीन्स अर्थ, पृथ्वी, लोगस मीन्स स्टडी, नॉलेज, या उसको साइंस भी कह सकते हैं। तो जिसमें कि अर्थ के विज्ञान के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। जियोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द अर्थ। पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, और पृथ्वी का अध्ययन का मतलब पृथ्वी में जितने रिसोर्सेज हैं सभी का अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के ऊपरी परत का बात करें या पृथ्वी के अंदर की बात करें, तो वो सारा स्टडी के लिए जियोलॉजी। इसीलिए जियोलॉजी कतई कॉमन जो हमारा प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, सभी में जियोलॉजी का उपयोग है। उसमें हमारे जो छात्र छात्रा हैं उसमें काम करते हैं। जियोलॉजी में जैसा कि आपने बताया कि क्या पढ़ाई होती है, तो जियोलॉजी में हम पृथ्वी के साथ साथ इन्वायरमेंट के बारे में, यहाँ पे मिनरलॉजी के बारे में, अर्थ के बारे में, रिवर सिस्टम के बारे में, और सबसे बड़ी बात है कि आज जिस तरह से लोगों की आशा और अपेक्षा बढ़ी है कि इन्वायरमेंट को जिस तरह से इम्पैक्ट हो रहा है उस पर, तो उसको लेकर के जियोलॉजी एक ही ऐसा विषय है जिसमें कि सारे चीज़ों को समाहित करता है। इसीलिए इसमें हमारा जियोलॉजी जो है, जैसा कि हमने बताया कि बच्चे जियोलॉजी लेकर के अपने बड़े से बड़े सर्विस में भी जा सकते हैं, अब प्राइवेट से प्राइवेट में भी जा सकते हैं। जी, तो जियोलॉजी सब्जेक्ट जो है इसमें हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, और अर्थ में मिलने वाली चीज़ें जितनी भी हैं, चाहे वो मिनरल हो, सॉइल हो, रॉक हो, इनके बारे में पढ़ते हैं। इस सब्जेक्ट में क्या कुछ अपॉर्चुनिटी है, इस विषय पर तो हम चर्चा करेंगे ही, पर उससे पहले सर ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके के बच्चों को ये करना चाहिए, कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको कि ये सब्जेक्ट बहुत सूट करेगा? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं 10+2 करने के बाद ही इसमें हम बच्चे इसमें जाते हैं। 10+2 करने के बाद उसमें अपॉर्चुनिटी आता है कि जिसे अप्लाइड साइंस, हम जियोलॉजी को कहा जाता है कि अप्लाइड साइंस, मतलब यह प्रैक्टिकल भी है और फील्ड वर्क है, इसमें फील्ड साइंस भी है। कि चूँकि अप्लाइड इज द सेंस कि मतलब इसमें जितने भी चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकली हम करते हैं। ये कोई वो विजिबल होता है, वो दिखता है हमको। और बहुत सारा है कि जो अब्स्ट्रैक्ट टाइप का होता है कि जिसको हम लिख देते हैं कोई चीज़, लेकिन ये नहीं है जियोलॉजी में। बच्चे जब +2 करके आते हैं तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के जो बच्चे या बायोलॉजी के बच्चे, उसके लिए यह बड़े अपॉर्चुनिटी होता है। वो पास आउट कर करके जो भी उसका 45% मार्क्स एंड एबव रहता है, तो वो आकर के बीएससी या ग्रेजुएशन में आते हैं वो, और इसके बाद वो जियोलॉजी ऑप्ट करते हैं। जियोलॉजी में अब जैसा कि हम जानते हैं कि जियोलॉजी का जो मेन कोर्स है उसमें हम लोग 7 या 8 हम लोग रखते हैं। उसमें है आपका फिजिकल जियोलॉजी, जिसमें कि सारा अर्थक्वेक से लेकर के ओरिजिन ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ, एज ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आयु कितनी है, तो वो भूविज्ञान ही जो एक वैज्ञानिक है तो वो बता सकता है। फिर दूसरा होता है पेट्रोलॉजी, जो पेट्रो मतलब जो रॉक होता है हमारा, उसके बारे में हम जानते हैं। तो उसमें पेट्रोलॉजी है, तो मिनरलॉजी, खनिज विज्ञान, खनिज संसाधन से भरा पड़ा झारखंड हमारा, तो खनिज विज्ञान इसमें हमारी पढ़ाई होती है। क्रिस्टोग्राफी पढ़ाई होती है इसमें। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं मिनरल्स के, तो वो मिनरल्स का पूरा एक है।
चौथा है इसमें है कि हमारा स्ट्रेटिग्राफी, जो हिस्टोरिकल जियोलॉजी भी कहते हैं, उसमें हिस्ट्री के बारे में कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर के मानव के जीवन से लेकर के आज तक का रिसेंट क्या है, वो एक टाइम स्केल, जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ते हैं, उसमें हम लोग सारा जानते थे। वो एक आता है। तीसरा होता है हमारा प्लेंटोलॉजी। प्लेंटोलॉजी जिसको हम लोग जीवाश्म विज्ञान होते हैं, जीवों का अवशेष, वो प्लांट का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है, तो प्लेंटोलॉजी भी उसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं। एक इकोनॉमिक जियोलॉजी होता है कि जो आर्थिक दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं, इकोनॉमिक जियोलॉजी होता है। इन्वायरमेंट जियोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग। उसके साथ साथ हम लोग अभी जो सपोर्ट करता है GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से, कि रिमोट सेंसिंग जिसको बोलते हैं कि हम घर में बैठे ही बहुत सारी चीज़ों को हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो GIS जिसको होते हैं, जियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसमें हम लोग को सपोर्ट करता है। इसमें इसकी पढ़ाई, इंजीनियरिंग जियोलॉजी जो अभी बच्चे BTech करते हैं, या उसमें एक पेपर जियोलॉजी भी पढ़ाई होता है उनका। तो ये सारे विषय उसमें हम लोग पढ़ते हैं। साथ ही साथ इसमें हम लोग जो अभी जियोमॉर्फोलॉजी, जो पृथ्वी की आकृति का जो बदलाव हो रहा है उसका स्टडी करने के लिए एक ब्रांच हम लोग पढ़ाते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी। तो उसमें बहुत सारे हैं। तो ये हमारे कंपोनेंट हैं, जो चैप्टर्स हैं, जो बच्चे इसमें पढ़ करके आगे बढ़ते हैं। जी, तो जियोलॉजी जो है वो हम बहुत सारे कोर्सेज में पढ़ सकते हैं। आपने बताया इंजीनियरिंग में भी जियोलॉजी पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ में BSc में तो जियोलॉजी है ही। अगर BSc में आते हैं, आपने एलिजिबिलिटी के लिए बताया कि अगर 12वीं में बच्चों के 45% मार्क्स हो और साथ ही साथ में उन्होंने साइंस सब्जेक्ट ऑप्ट किया हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स या बायो हो, तो वो जियोलॉजी को आगे चल करके पढ़ सकते हैं। अगर सर फीस की बात करें, BSc की ही अगर फीस की बात करें, तो विभिन्न कॉलेजों में क्या फ़ीस होती है BSc करने के लिए जियोलॉजी से? देखिए, जहाँ तक फ़ीस की बात है तो सभी क्राइटेरिया का, जैसे ST SC OBC माइनॉरिटी या जनरल, और गर्ल्स के लिए फ्री, मतलब गवर्नमेंट ने कर दिया है कि आधी आबादी हमारी महिलाओं की है, तो महिलाओं के लिए फीस नो फीस है हमारे कॉलेजेस में। और जो एडमिशन के समय कि जैसा सब्जेक्ट लगते हैं, प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट के अनुसार से 900 से 1200 रुपये के बीच में फ़ी स्ट्रक्चर होता है, वो साल भर का फीस हो जाता है। इसके बाद एग्जामिनेशन में जो 200 से 300 रुपये लगते हैं मात्र। तो ये उसका फीस बैरियर नहीं है हमारे, लगता है कि छात्रों के लिए। जी, बच्चों को जो कोर्स के बाद एक कन्फ्यूजन जो आती है ना, वो आती है कॉलेज की, कि कौन सा कॉलेज में जा कर के कोर्स करें। जियोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर के अगर पूरे भारतवर्ष में बात की जाए तो कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं? हाँ, देखिए, जैसे हम रांची की बात करें तो रांची जो 1951 का यहाँ जियोलॉजी डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश्ड हुआ था जी। उस समय से हमारा ये डिपार्टमेंट रांची में चला था। इसके बाद रांची के बाद हम अगर बात करें तो अभी हजारीबाग, विनोबा भावे में है, चाईबासा में है, धनबाद में भी खुला है। अगर सिद्धू कानू की बात करें संथाल परगना की, तो साहेबगंज कॉलेज साहेबगंज में 1977-78 को वहाँ पे भी जियोलॉजी खुला था, तो वो विषय है। अभी देवघर में भी एस कॉलेज देवघर, वहाँ भी जियोलॉजी की पढ़ाई होती है। और PG की भी पढ़ाई साहेबगंज कॉलेज साहेबगंज में होती है। तो इसके अगर हम बात करें बाहर जाने की, तो पटना साइंस कॉलेज जो सबसे पुराना कॉलेज है, तो वहाँ साइंस कॉलेज में भी पढ़ाई होती है जी। पूरे बिहार में अगर तो कहे तो पटना कॉलेज साइंस कॉलेज में पढ़ाई होती है जियोलॉजी की। कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में यादवपुर यूनिवर्सिटी होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी DU में हमारी पढ़ाई होती है। मतलब जो भी अच्छे विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे जियोलॉजी की पढ़ाई होती है। और अच्छे बनारस BHU, ऑफकोर्स BHU में भी जियोलॉजी की पढ़ाई होती है, और वहाँ के बच्चे अच्छे स्कोर करते हैं। किसी भी कोर्स को लेकर के जो एक सबसे बड़ा प्रश्न होता है वो ये है कि इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है। अगर इस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं तो आगे चल कर के क्या जॉब प्रोफाइल्स देखने के लिए मिलते हैं इसमें। तो जियोलॉजी पढ़ने के बाद क्या कुछ ऐसा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है बच्चों के पास? अरे, जियोलॉजी में तो अपॉर्चुनिटी है। एक कहा भी गया है कि हरि कथा अनंत कथा वाला जो बात है, उसी तरह से जियोलॉजी का जो अनंत है और उसकी कथा भी अनंत है। तो जियोलॉजी को अगर हम 2 हिस्सों में बांटें, एक तो प्राइवेट सेक्टर और एक गवर्नमेंट सेक्टर। तो गवर्नमेंट सेक्टर में हम जानते हैं कि जियोलॉजी अगर पढ़ करके BSc अगर बच्चा कोर्स किया है, तो BSc के बाद वो JAM या गेट कर करके अपना IIT में जा सकते हैं। वो ISM जो अभी IIT हो गया, तो उसमें आप प्योर साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेकर के अगर उसमें एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करते तो उसमें जा सकते हैं बच्चे। उसके साथ जो गवर्नमेंट का अगर हम बात करें तो GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो रेगुलर UPSC कंडक्ट कराती है, वो रेगुलर कराती है। स्टेट की बात करें तो जियोलॉजिस्ट करके एक पद आता है जो माइनिंग सेक्टर में आता है, माइनिंग जियोलॉजिस्ट करके।
तो उसमें वो बच्चे जा सकते हैं। जियो हाइड्रोलॉजी जो हमारा सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है, उसमें हमेशा उसमें आता है जो ऑफ कोर्स जल ही जीवन है कहते हैं, और वैश्विक रूप से चैलेंजेस जल के बारे में है, तो एक जियोलॉजिस्ट ही जल के बारे में बताते हो, तो उसमें भी हमारा अच्छा अपॉर्चुनिटी जॉब के लिए है। तीसरा है कि मिनरल्स एक्सप्लोरेशन के लिए, कि जो खनिज संपदा है उसको किस तरह से एक्सप्लोर करें, तो उसमें भी वैकेंसी आती है। तो चौथा हमारा है कि जो प्राइवेट सेक्टर में कि जितने भी टनल्स हो या जो हमारा सुनामी हो, अर्थक्वेक हो, या उसके बारे में स्टडी करने की बात हो, या उसका कैसे, तो वो उसमें भी जियोलॉजिस्ट का पद आता है। चौथा हमारा जो है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ सेक्टर, जो आज हेल्थ सेक्टर रिस्क की बात करते हैं, तो अब उसमें भी हमारा जियोलॉजी आ गया है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम वाटर जब पीते हैं तो बहुत सारे बीमारियां आ जाती है, तो डॉक्टर कुछ दूसरे इलाज करता है, लेकिन उसका कंटेमिनेशन कुछ दूसरा है, तो वो हैवी मिनरल्स हो सकता है, उसमें बहुत सारा फ्लोराइड हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, तो उसका स्टडी एक जियोलॉजिस्ट ही कर सकता है। तो उसमें भी अभी बहुत सारा अभी अब जॉब अपॉर्चुनिटी आ गया है, तो छात्रों के लिए बहुत बड़ा ये अपॉर्चुनिटी है। आर्कोलॉजी के जानते हैं आप, पुरातत्विक विभाग, पहले तो जियोलॉजी और ज्योग्राफी और आर्कोलॉजी दो विषय थे, लेकिन अभी आर्कोलॉजिकल वालों को भी जियोलॉजिस्ट की ज़रूरत हो गई है। अच्छा। जैसे रेल सेक्टर में, जैसे हिली एरिया है, जैसे पहाड़ क्षेत्र में है, तो वहाँ पर अगर आपको रेल को लेके जाना है तो एक जियोलॉजिस्ट ही बता सकता है कि वहाँ पे टेरेन कैसा है। वहाँ जियोलॉजिस्ट एक रॉक सॉइल को बता सकता है, वहाँ के अंदर ग्राउंड वाटर या अंडरग्राउंड में क्या चल रहा है वो बता सकता है। तो उसमें भी हमारा बहुत ज़्यादा है, जियोलॉजिस्ट की डिमांडेड है। तो इस तरह से आप यूपीएससी, जेपीएससी आप जो कर सकते हैं, या जियोलॉजिस्ट का एक आता है उसमें जा सकते हैं आप, रिसर्च में जा सकते हैं आप, कि जैसे आप रिसर्च करना चाहते हैं तो और जितने भी मैंने बताया कि जितने भी चीज़ें हैं कि एमएससी के बाद जो भी मैं जब भी जितने भी हमारे जियोलॉजी के छात्र सुन रहे होंगे, तो मैं चाहूँगा कि एमएससी के बाद बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है जियोलॉजी में खास करके है। कि आप जब एमएससी करते हैं तो उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाता है। जैसे आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर जो बनते हैं, आईएएस जो बनते हैं, उसमें अगर जियोलॉजी एक पेपर आपका जो मेन पेपर अगर रखते हैं तो हाई स्कोरिंग पेपर कहलाता है जियोलॉजी। अच्छा। तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा यूपीएससी भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर बच्चा अगर +2 से ही अगर उसको ऑप्ट करे जियोलॉजी, अगर उसको आईएएस या सब्जेक्टिव में जाना हो तो जियोलॉजी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, तो उसमें आप बढ़िया कर सकते हैं। तीसरा है कि आप प्राइवेट सेक्टर में जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो भी चीज़ रोड बनाने से लेकर के, टनल से लेकर के, अंडरग्राउंड जो हमारा बहुत सारी चीज़ें बन रही है, भवन निर्माण हो, उसमें भी एक जियोलॉजिस्ट को, चूँकि वो अर्थ क्वेक को लेकर के जो एक बताया जाता है कि घर कैसा बने, उसके लेके आप रेन वाटर का हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, तो एक जियोलॉजिस्ट, एक हाइड्रोलॉजिस्ट जो होते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं, वो उसको बता सकते हैं। तो ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है और बहुत सारे सेक्टर में वो जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि जिस तरह से भगवान का भी बहुत बड़ा रूप है बहुत सारे जगह पे, उसी तरह से जियोलॉजी का हर क्षेत्र में आज जो रिसेंट हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में जियोलॉजी का ज़रूरत है, जियोलॉजिस्ट का ज़रूरत है। लेकिन इसकी जानकारियाँ बहुत कम, या तो गार्जियन को नहीं है, अभिभावक को नहीं है, छात्रों को भी नहीं है। तो इसके माध्यम से मैं जितने भी अभिभावक या जितने भी दर्शक जुड़े हैं, मैं अनुरोध करूँगा कि बच्चों को जियोलॉजी ज़रूर पढ़ाएं। और अभी जीएसआई जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव भी लिया था झारखंड के तरफ से कि क्लास 8 से ही बच्चों को जियोलॉजी पढ़ाया जाए। जियोलॉजी में केवल हम कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल और फील्ड दोनों विजिबल होता है, उसमें दोनों चीज़ हम देख सकते हैं और उससे हम पर्यावरण को भी शुद्ध कर सकते हैं, जल को भी शुद्ध कर सकते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा है। और चौथा जो सबसे बड़ा चीज़ है कि एक ह्यूमन को जानकारी जो सिविक सेंस होता है वो उससे ज़्यादा डेवलप करेगा। तो हमको लगता है कि जियोलॉजी में अपॉर्चुनिटी बहुत है, वह प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, या फिर खुद कोई अगर जियोलॉजी अगर पढ़ा है तो वो बच्चा खुद ही एक अच्छा नागरिक बन सकता है, एक जिम्मेवार नागरिक बन सकता है और अपने जिम्मेदारी को जिम्मेदारी से भी निभा सकता है। तो हमको लगता है कि जियोलॉजी में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। जी, आपको सुनने के बाद लगता है कि जियोलॉजी में तो अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार है। अगर किसी ने इसमें ग्रेजुएशन किया है और एमएससी कर ले तो उसके बाद तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर कोर्स की बात करें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और अब ऐसा है कि ग्रेजुएशन में मल्टीपल एग्ज़िट और एंट्री गेटवेज़ हैं, जिसको लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। अगर आप उसको विस्तार में बता पाएँ।
हाँ, देखिए NEP 2020 बहुत ही अच्छा छात्रों के लिए एक ऑप्शन करने का बहुत मौका है। जैसा कि हम जानते हैं कि BSc में अब 4 इयर्स कोर्स हो गया, पहले 3 इयर्स था, अभी 4 इयर्स हो गया। हम लोगों ने बच्चों को पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया है कि बच्चे अगर सब्जेक्ट, जैसे मैं जियोलॉजी की बात करूं, तो जियोलॉजी अगर एक मेजर पेपर लेता है तो इंट्रोडक्टरी पेपर होता है। तो जैसे एक पेपर उसको मेजर पेपर है, तो मेजर पेपर में 2 पेपर होंगे और फिर इंट्रोडक्टरी पेपर में उसको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 5 ऑप्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इतने ऑप्शंस है। इसमें वो बच्चे 2 ऑप्ट कर सकते हैं। कोर्स फाउंडेशन, जिसको हम लोग फाउंडेशन कोर्स भी कहते हैं। इसके बाद है कि सेमेस्टर 1, जैसे उन्होंने कि हमारा 8 सेमेस्टर में बांटा गया है कि हर ईयर में 2 सेमेस्टर में बच्चे परीक्षा देंगे। उसमें उसको इंटरनल मार्क्स होता है, 20 मार्क्स का इंटरनल होता है, फिर प्रैक्टिकल होते हैं बच्चों को। तो उसमें बहुत सारे चीज़ें चेंजेज आ गए हैं, बच्चों को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, सब्जेक्ट का ऑप्शन ज़्यादा है। पहले हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री या बॉटनी, जूलॉजी लेते थे, अभी ज्योग्राफी भी आ गया है, इकोनॉमिक्स भी आ गया है, और ज्योग्राफी और जियोलॉजी का बहुत तालमेल है, दोनों बहुत ही सिमिलर कोर्सेज है। तो जैसा कि हम लोग एक उम्मीद भी कर रहे हैं कि जियोलॉजी और ज्योग्राफी को अगर बढ़ाता है, मतलब कि दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, तो हमको लगता है कि छात्रों में जो जॉब अपॉर्चुनिटी है टीचर बनने का, वो ज़्यादा होता है। जैसे बीएड के बच्चे, जियोलॉजी के बच्चे बीएड नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें जो इंटर के से नीचे के क्लासेस में जियोलॉजी नहीं पढ़ाई होती, ज्योग्राफी की पढ़ाई होती है। इसीलिए हमको लगता है कि जैसे बिहार में भी ये ज्योग्राफी और जियोलॉजी को साथ करके बीएड बच्चे कर रहे हैं, तो ये लगता है कि सरकार को यहाँ भी, हमको लगता है कि ये अगर हो जाता है तो जॉब अपॉर्चुनिटी बच्चों में ज्योग्राफी जियोलॉजी के साथ एक अच्छा छात्रों को मैसेज जाता है। जी, अब बीएड के बारे में बता रहे थे, और बीएड करके टीचिंग लाइन में ही लोग जाते हैं, ज़्यादातर टीचर बनते हैं स्कूल के, और ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि हर सब्जेक्ट में कॉमन है। आप किसी भी सब्जेक्ट्स में पढ़ रहे हो, लेकिन टीचर बनने का अपॉर्चुनिटी सब में रहता है। अगर टीचिंग लाइन की ही बात करें तो क्या कुछ प्रोसेस होता है टीचिंग लाइन में करियर बनाने का, अगर हम जियोलॉजी सब्जेक्ट लेकर के पढ़ रहे हैं तो? देखिए, टीचिंग लाइन में तो एक तो है कि BSc के बाद आप किसी भी कंपटीशन के लिए आप एलिजिबल होते हैं। जो नॉर्मल जो सब्जेक्ट आप लेते हैं या जियोलॉजी आप BSc इससे करें, तो ये देख तो जनरल हो गया कि कोई भी आपके पास ऑप्शन है, कोई भी कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आपका टीचिंग में, जैसे आपने बताया कि टीचिंग है कि MSc के बाद ही जानते हैं कि MSc के बाद 55% चाहिए आपको मार्क्स क्वालिफाई करने के लिए। नेट, जैसे नेट का स्लेट है ना, जैसे अभी यहाँ पे हमारा जो नेट क्वालिफाइड करके आएंगे बच्चे, उसको टीचिंग में सीधा एंट्री मिल जाएगा। तो ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद स्लेट है कि स्टेट लेवल के एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाता है। झारखंड में भी हम लोग जेट लेने की बात हो रही है, झारखंड एबिलिटी टेस्ट, जो लेक्चरर के लिए होता है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पहले लेक्चरर में होता था, अभी टीचिंग का जो काम है वो बदल गया। तो अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है कि आप नेट करते हैं, स्लेट करते हैं, जेट करते हैं, है ना, तो आप प्रोफेसर के लिए, टीचर के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। जी, हमने जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ थी उसके बारे में तो बात कर ली, लेकिन आप जब बता रहे थे तो उस समय आपने बताया था कि बहुत सारे पदों पर नियुक्ति होती है अगर आपने जियोलॉजी से BSc और ख़ास करके MSc कर लिया है तो अगर प्लेसमेंट की बात करें तो क्या कुछ सैलरीज़ बच्चे हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतने सैलरी की नौकरी हो जाएगी? नहीं, देखिए इसमें तो सैलरी, तो जैसा कि आप UPSC का तो आप जान रहे हैं कि जैसे IAS बनते हैं लोग, IFS में जाते हैं लोग। IFS में मेनली बहुत ज़्यादा जियोलॉजी के लोग क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि उसमें जियोलॉजी का बहुत जो सिलेबस होता है वो बड़ा अच्छा रहता है जी। जो सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी हमको लगता है कि एक सिम्फर एक अभी हमारे छात्र भी उसमें काम कर रहे हैं, तो एक प्राइवेट सेक्टर भी जियोलॉजिस्ट को रख करके हमको लगता है कि 30 से 35 हज़ार 40 हज़ार रुपये तक वो अभी कमा रहा है, और उसको रहने की सारी व्यवस्था दी जा रही है। तो प्राइवेट सेक्टर में भी है। अभी जो हम आउटसोर्सिंग की बात करते हैं तो उसमें भी हमारे स्टूडेंट्स को, जियोलॉजी के बच्चों को लेके बहुत सारे काम लिए जा रहे हैं। तो सैलरी पैकेज अच्छा है इसमें जियोलॉजी वालों को। उसमें केवल है कि आपको थोड़ा सा मेहनत करके जियोलॉजी को समझना पड़ेगा। जियोलॉजी में कहा जाता है कि जियोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें कि आपको फॉरेन के ज़्यादा राइटर्स हैं, तो उसको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, उसमें गहराई में जाने की ज़रूरत है, उसको
फील्ड और प्रैक्टिकल दोनों रूप से देखना पड़ेगा, केवल थ्योरेटिकल से नहीं होगा। उसमें फील्ड भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप प्रैक्टिकली उसमें आप इन्वॉल्व होइएगा। और पैकेज तो आपको अच्छे अच्छे कंपनियां उसमें अडानी हो या अम्बानी हो या जितने भी है, चूँकि मैंने बताया ना जैसा कि सब सेक्टर में वह जियोलॉजिस्ट की डिमांड है, वह रोड सेक्टर हो या बिल्डिंग सेक्टर हो या फिर आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो या फिर आपका जो आपदा प्रबंधन डिजास्टर का बात करते हैं, डिजास्टर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें जियोलॉजिस्ट की ज़रूरत होता है। तो जियोलॉजिस्ट का एक ऐसा जो है पद है जिसमें कि सबका वाटर की बात करें, हम जल की बात करें तो उसमें एक मतलब पद ही आता है जियो हाइड्रोलॉजिस्ट का। तो हाइड्रोलॉजिस्ट जो आएंगे वो जियोलॉजिस्ट ही आएंगे ऑक्सफोर्ड से। जी, अगर फ़ॉरेन में पढ़ने की बात करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका कि ख्वाहिश होता है कि वो बाहर जा कर के ही पढ़ें, तो जियोलॉजी को पढ़ने के लिए बाहर में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है? देखिए बाहर में जैसा कि हमारा इंडिया में उसी तरह से बाहर में है कि बाहर में भी आप बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में और वहाँ पे अर्थ साइंस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत सरकार में एक डिपार्टमेंट भी अर्थ साइंस डिपार्टमेंट है। जियोलॉजी को अर्थ साइंस भी कहा जाता है, पृथ्वी विज्ञान। तो ये पृथ्वी विज्ञान एक हमारा भारत सरकार का भी बना हुआ है जिसमें पृथ्वी का ही स्टडी किया जाता है, उसमें मॉडल। तो उसी तरह से विदेशों में भी ये अपॉर्चुनिटी जो हमारा इंडिया में है, सेम अपॉर्चुनिटी विदेशों में है कि बच्चे पीएचडी करके जा सकते हैं, एमएससी करके जा सकते हैं। पोस्ट डॉक्टरेट जो होता है कि आप अगर फेलोशिप लेना है तो आप विदेश में अपना अप्लाई होता है, निकलता है उसका, वो अप्लाई करके आप जा सकते हैं। तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा, आपको डिजिटली भी अपडेट रहना पड़ेगा और जानकारी और आपका गोल पहले होना चाहिए। जैसे कि अभी बच्चों में सबसे बड़ा जो मैं जो स्टडी करता हूँ, बीएससी एमएससी कर लेते बच्चों के पास गोल नहीं होता है। तो वो गोल पहला है कि हमको करना क्या है, बीएससी करने के बाद हमको क्या गोल चाहिए, कि हम ऑब्जेक्टिव में जाना है या सब्जेक्टिव में जाना है। उसी तरह से विदेश में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। और अभी जो कुछ हमारे रिसर्च स्कॉलर्स अब आए थे अभी राजमहल पहाड़ी पे रिसर्च करने, वहाँ पे आपका न्यूजीलैंड से थे, ऑस्ट्रेलिया से थे, तो 2-3 कंट्री का तो मैं खुद उनके साथ काम किया हूँ रिसर्च में। तो ये इस तरह से वहाँ के बच्चे यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, तो यहाँ के भी लोग वहाँ जाके रिसर्च कर रहे हैं। तो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बट है कि आँख खोलें और जियोलॉजी को जिए। अगर सर फॉरेन में जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसके बाद अगर बात करें रिसर्च की, क्योंकि आप बात कर रहे थे, तो रिसर्च में सर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें कि जियोलॉजी को लेकर के इंसान आगे बढ़ सकता है? क्योंकि हमने बीएससी एमएससी सबकी बात कर ली, तो मुझे लगता है रिसर्च पर भी एक बार आना चाहिए। हाँ देखिए, जियोलॉजी में जो अभी का जो सिनेरियो है इंडिया का बात करें, अगर झारखंड की बात करें तो सिनेरियो सबसे बड़ा चीज़ है इन्वायरमेंट का। जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट है, जो ग्लोबल एक चैलेंजेज है कि जो 5 प्राण दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा, उसमें एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, उसमें है इन्वायरमेंट, कि पर्यावरण को किस तरह से प्रोटेक्ट करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो दिया गया उसमें है कि पर्यावरण केवल और केवल जियोलॉजिस्ट ही बता सकता है कि पर्यावरण को किस तरह से हम बचा सकते हैं, कि वह एक्सप्लॉइट भी करता है, मिनरल को एक्सप्लॉइट भी करता है, मिनरल का किस तरह से सस्टेनेबल हो उसके लिए भी बताता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो हमारा हो। तो उसके लिए हमको लगता है कि जियोलॉजिस्ट ही एक ऐसा है जो इन्वायरमेंट को एड्रेस कर सकता है। दूसरा है कि वाटर, जो सबसे बड़ा है कि तीसरा युद्ध कहा जाता है कि जल के लिए होगा वाटर, तो वाटर के लिए भी हमारा जियोलॉजिस्ट जो एक पेपर ही हम लोग पढ़ाते हैं, जियो हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रोलॉजी एक पेपर ही है जिसमें कि केवल जल के बारे में बताया जाता है कि जल के प्रॉपर्टीज लेके, जल का संरक्षण से लेके, जल के जितने भी चीज़ें कि किस तरह से उसको आर्टिफिशियली रिचार्ज ग्राउंड वाटर को कैसे करें, जो हमारा जो बचा हुआ है उसको किस तरह से एक्वीफर्स को हम बचाएं। तो उसको लेकर के जल इन्वायरमेंट जो सबसे ज़्यादा अभी सरकार या कहीं भी देखिए तो एक डिपार्टमेंट खुल गया है। तीसरा है माइनिंग जो सेक्टर होता है कि माइनिंग अभी बहुत बड़ा हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक की बात करें तो अर्थव्यवस्था में माइनिंग का बहुत बड़ा रोल है। वो पेट्रोलियम हो, पेट्रोलॉजी का बात करें या हम बात करें कोल की बात करें गोल्ड की बात अगर हम करें डायमंड की बात करें, तो ये सारा विषय जियोलॉजिस्ट ही बता सकता है। अगर आपका माइनिंग करेगा, वो अगर खनन करता है तो वो कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी देखता है वहाँ पे, तभी वो खनन करता है। और खनन का एक बड़ा रिसर्च जियोलॉजिस्ट ही करता है। तो जो जीएसआई आपने जैसे हमको आपने बताया, हमको अपने हाँ, फिर ओएनजीसी है,
ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, उनके माध्यम से समय समय पर सभी जगह इसका एक्सप्लोर करता है। तो ये इतने सारे हेल्थ सेक्टर में मैंने बताया, उसमें आप काम सकते हैं बिल्डिंग डिवीज़न में, तो ये सारे चीज़ें में जियोलॉजिस्ट जा कर के अपना कोर्स के अपॉर्चुनिटी है उसके अपने करियर के साथ। जी, आज जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अगर जियोलॉजी में करियर बनाने से लेकर के अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो वो क्या होगा? आपके माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जियोलॉजी आप ज़रूर ऑप्ट कीजिए, और जियोलॉजी में बहुत संभावनाएं हैं। बहुत आपको केवल आपको स्टडी करना है उसको बढ़िया से, तो आपका मतलब कभी आप बेरोज़गार नहीं रह सकते हैं। जिस तरह से अभी सबसे बड़ा जो त्रासदी है हमारे भारत में या झारखंड के कहें तो बेरोज़गारी की, अगर बेरोज़गारी को दूर करना है तो जियोलॉजी ज़रूर पढ़ें। और जियोलॉजी में केवल आपका सरकारी ही नहीं, गैर सरकारी में भी, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं। बस केवल आपको उसमें पढ़ाई करना है, और पढ़ाई के साथ साथ मेहनत करते हुए आप फील्ड वर्क में ध्यान दें, और उसके साथ साथ आप फील्ड वर्क के साथ साथ प्रैक्टिकली उसके साथ जुड़ें। और जियोलॉजी जैसा कि हम लोग अभी सभी जितने भी छात्र छात्रा या अभिभावक हैं कि जियोलॉजी को एक विषय बनाएं, और आगे हमारा जो भी आप जहाँ भी रहते हैं उसमें अपना अध्ययन करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और जियोलॉजी को लेकर के इतनी विस्तारित जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से हर हफ्ते हम अलग अलग सब्जेक्ट्स और कोर्सेज़ के बारे में जानकारी लेकर के आते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारा आज का जो कार्यक्रम है वो आप दूरदर्शन झारखंड के यूट्यूब चैनल डीडी झारखंड पर जा कर के देख सकते हैं। अब हम टाटा स्काई पर भी आ चुके हैं और आप हमें 1145 चैनल नंबर पे वहाँ भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपको और भी है राहें की अगले अंक में। तब तक के लिए जोहार। जोहार।